उत्तर प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र को सीएम योगी संबोधित करते हुए देखिए लाइव तस्वीर। सचेत है, सक्रिय है, हर बेटी को भी, हर व्यापारी को भी सुरक्षा प्रदान करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। प्रश्न संख्या 2 माननीय मुख्यमंत्री जी, आपने बताया इतने को हमने दंडित कराया, तो क्या पूछा गया था कुल कितनी घटनाएं हुई? तो जो दंडित हो जाते हैं कोर्ट से उन्हीं को आप घटना मानते हैं कि जो घटनाएं घटती हैं उनको भी घटना मानते हैं? यह स्पष्ट कर दें कुल कितनी घटनाएं घटित हुई। आपने नेता प्रतिपक्ष, मैं आपका सम्मान करता हूं और आप दो बार इस माननीय सदन के अध्यक्ष के रूप में अपनी सेवाएं दिए हैं और आपने पहला प्रश्न किया है आज यहां पर। पहले तो आपके चयन के लिए मैं आपको बधाई देता हूं। ठीक है, अलग विषय है कि आपने चचा को गच्चा दे ही दिया। चचा बेचारा हमेशा ही ऐसे ही मार खाता है, उनकी नियति ही ऐसी है, क्योंकि भतीजा हमेशा भयभीत रहता है। लेकिन आप इस सदन के एक वरिष्ठतम सदस्यों में से हैं, आपका मैं सम्मान करता हूं। मैंने आपको पहले भी बताया कि 24,000 जो महिला संबंधी अपराध थे प्रदेश के अंदर 2016 में, अगर हम देखेंगे तो बलात्कार की जो घटनाएं घटित हुई थी वह 1838 हुई थी। लेकिन अगर मैं 24 के अंदर की घटना बताता हूं, इनकी संख्या है 1373। और मुझे लगता है ये घटनाएं बताती है 25% से अधिक की कमी इस बारे में बताती है कि अपराधी आबादी तो बढ़ी होगी इस दौरान, और आबादी बढ़ने के क्रम में अपराध कम हो रहा है, नियंत्रित हो रहा है। लेकिन जो मैंने कहा, महिला संबंधी अपराध दोनों प्रकार के होते हैं, घर के अंदर भी होते हैं और घर के बाहर भी होते हैं। दोनों के लिए सरकार ने उस प्रकार की सेवाएं भी उपलब्ध की हैं। घरेलू हिंसा से संबंधित मामलों में 181 की सेवा है। घर के बाहर की सुरक्षा के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए और उन्हें सुरक्षा उपलब्ध कराने के लिए तत्काल वो कॉल कर सके, इसके लिए 1090 की सेवा उन्हें उपलब्ध कराई गई है। लेकिन साथ साथ क्विक रिस्पांस टीम 112 इन दोनों के साथ इंटीग्रेट करके अगर कहीं भी कोई अपराध होता, अगर इन तीनों में से किसी को भी कॉल करेंगे तो वहां पर आपको सेवा उपलब्ध होगी इसके बारे में। लेकिन इस पे समय पे चार्जशीट दाखिल करना, डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग कमेटी की बैठक के साथ जुडिशरी के साथ बेहतर तालमेल बना करके इस प्रकार के मामलों में समय पे अपराधियों को सजा दिलाने के लिए एक प्रोसिक्यूशन को आगे बढ़ाना और अपराधियों को सजा दिला दी जाए, यह महत्वपूर्ण है। उसी का परिणाम है जो मैंने आपको पहले बताया कि अगर महिला संबंधी जो उनके महिलाओं के विरुद्ध और पास्को संबंधित अपराधों में अब तक हम लोगों ने 16,718 अभियुक्तों को अब तक सजा दिलाई है। इसमें से अगर आप देखेंगे कि 2121 को हम लोगों ने मृत्युदंड, 1,713 को आजीवन कारावास, 4,653 को 10 वर्ष या उससे अधिक का कारावास और 10,331 को 10 वर्ष से कम की कारावास की सजा दिलाई है। ये जो अपराध, जिन अपराधियों की सजा दिलाई गई है, इसमें आप देखते होंगे अक्सर समाचार पत्रों में आता है कि 1 महीने के अंदर दुष्कर्मी को सजा दिलाई गई। ये प्रोसिक्यूशन को फास्ट करने, समय पे चार्जशीट दाखिल करने का परिणाम है। नहीं तो होता क्या है, जब हम लोग इसमें लापरवाही बरतते थे, सरकार संज्ञान नहीं लेती थी, विभाग संज्ञान नहीं लेता था, लोकल स्तर पर संज्ञान नहीं लिया जाता था, अपराध बढ़ते थे और फिर इनको हल्केपन से लेने का दुष्परिणाम क्या होता था कि हर ऐसा अपराधी स्वच्छंद होकर के अपराध भी करता था और फिर समाज उसके बारे में देखते हुए भी उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं कर पाता था। लेकिन आज अपराधी के मन में भय है और उस भय का परिणाम आज हम सबके सामने देखने को मिल रहा है कि उत्तर प्रदेश का जो ई प्रोसिक्यूशन पोर्टल है वो देश के अंदर नंबर 1 पर है और उत्तर प्रदेश इस मामले में ऐसे अपराधियों को सजा दिलाने के लिए, महिला संबंधी अपराधियों को, जो भी ऐसे अपराधी हैं उनको सजा दिलाने में उत्तर प्रदेश देश के अग्रणी राज्यों में है।
प्रश्न संख्या 2 श्री अनिल प्रधान। नहीं, श्री अनिल प्रधान नहीं, कोई डिबेट नहीं हो रही, होगा माननीय नेता प्रतिपक्ष ने पूछ लिया। आपने मुझे एक महत्वपूर्ण विषय पर अनुपूरक पूछने का मौका दिया। इसमें 3 माननीय सदस्य हैं, इसीलिए सीधा प्रश्न पर आइए, क्योंकि तीनों सदस्यों को अवसर दिया जाए। सर, चूंकि जो नमामि गंगे का नहीं, आप पूछो। आज पूरे प्रदेश में सर हर घर नल योजना के जो कार्य संपादित है प्रदेश सरकार द्वारा, पूरे गांव की जो सड़कें, चाहे वो लोहिया गांव के द्वारा बनाई गई हो, जनेश्वर मिश्र ग्राम योजना के तहत बनाई गई हो, अम्बेडकर गांव के तहत बनाई गई, विधायक सांसद निधि से बना, किसी भी योजना के तहत बनाई गई हो, पूरे गांव को, पूरे उत्तर प्रदेश की गांव गलियों को खोदने का काम नमामि गंगे के कार्यदायी संस्थाओं द्वारा किया गया। अब जो सरकार कह रही है कि हम जनता को निःशुल्क पानी देने का काम करेंगे, तो इससे संबंधित मेरे 2-3 विषय हैं सर, उनके आपके माध्यम से मैं माननीय मंत्री जी से जवाब चाहूँगा कि जो आपने जो हमारे प्रश्न के जवाब में प्रश्न में आपने जो जवाब दिया है कि 2024 तक पानी आप दे पाएंगे, दे देंगे दिसंबर तक। अब वो दे पाएंगे नहीं दे पाएंगे तो आने वाला समय बताएगा। मेरा जो पहला अनुपूरक है कि माननीय मंत्री जी ये बताने की कृपा करें कि आपके विभाग द्वारा जो सड़कें खोदी गई हैं, क्या उन्हें पुनः उसी तरह बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे, और अगर आप बनाएंगे तो क्या उसकी समय सीमा कोई निर्धारित है कि अगर आपने 2020 में खोदा है तो वो 24 में बनेगी कि 27 में बनेगी कि 26 में बनेगी? पहले तो मेरा अनुपूरक ये है कि उसके लिए कोई समय सीमा है कि नहीं है। दूसरा जो माननीय अनुपूरक है आपके माध्यम से कि जनता को शुद्ध पेयजल की व्यवस्था की बात आपने कही है, तो मेरा ये पूछना है कि क्या जो आप पानी देने जा रहे हैं दे पाएंगे नहीं दे पाएंगे तो समय बताएगा, पर जो आपकी योजना है क्या जो पानी देंगे तो वो निःशुल्क देंगे कि उसका पैसा लेंगे? क्योंकि ऐसे ही विद्युतीकरण के नाम पर फ्री मीटर दिए गए, फ्री कनेक्शन दिए गए, पता चला बिजली पहुंची कि नहीं पहुंची और विद्युत बिल आ रहे हैं। एक मेरा आखिरी मानव आपके माध्यम से है, आपकी अनुमति से, कि मेरा एक व्यक्तिगत इन्हीं के विभाग का है कि हमारे जनपद चित्रकूट में एक रसिन बांध है, रसिन बांध से बरुआ बांध पंप कैनाल की कार्य योजना प्रस्तावित है और मेरे विधायक बनने के बाद से उसमें काफी वो लिख के दे दो, उसका उत्तर अभी नहीं होगा, पर्टिकुलरली उसके लिए पूछा नहीं गया। 2 ही अनुपूरक है कि पानी देंगे तो कब तक देंगे, जो रोड खोद रहे हैं उसको आप कब तक बनाएंगे? हाँ, और जो आप वो इंडिविजुअली वो लिख के पूछ लीजिएगा, क्योंकि अभी पर्टिकुलरली आपने उस रोड के बारे में नहीं पूछा था, वो मंत्री जी बाद में बता देंगे। श्री मोहम्मद फहीम इरफान। बहुत शुक्रिया मुझे पूरा पूछने का मौका दिया। सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद व्यक्त करता हूं और आपकी सेहत की कामना करता हूं, अल्लाह ताला आपको सेहत अता फरमाए। मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहूँगा कि जो योजना चल रही है उस योजना में माननीय मंत्री जी सबसे पहले नल की व्यवस्था होती थी, नल से क्योंकि लोगों को पानी मिल जाता था और लोगों को उस व्यवस्था में काफ़ी आसानी हो जाती थी। तो पहले तो नल की व्यवस्था पूरी तरीके से बंद कर दी गई और उस नई व्यवस्था को चालू नहीं किया गया, तो ना तो नल से पानी मिला लोगों को और ना ही जो नमामि गंगे का प्रस्ताव जो चल रहा है या जो काम चल रहा है उससे जल मिल पाया लोगों को। तो सबसे बड़ी परेशानी तो लोगों को ये सामना करना पड़ा। तो मैं इंडिया हैंडपंप बंद होने के बाद जो शुद्ध पेयजल से वंचित प्रदेश की बहुत बड़ी आबादी दूषित पानी पीने पर मजबूर है। इसी क्रम में माननीय विधायक जी ने जो अभी कहा ये बहुत गंभीर विषय है। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहूँगा कि जो पाइपलाइन बिछाई जा रही है वाकई, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी भी बैठे हैं, ये बड़ा गंभीर विषय है माननीय मुख्यमंत्री जी कि जो ठेकेदार काम करने वाला है वो काम तो कर देता है, लेकिन क्योंकि बड़ी अच्छी सड़कें बनी हुई हैं, सरकार ने भी बनाई है, हम विधायक लोग भी बनवाते हैं, तो ठेकेदार उनको तोड़कर चले जाते हैं और बहुत कोशिश करने के बावजूद भी वो उन सड़कों को ठीक नहीं करते। और हमने काफ़ी बार लिखकर भी दिया, कोशिश भी की, डीएम साहब से भी कहा, तो मैं मुख्यमंत्री जी का भी ध्यान केंद्रित कराना चाहूँगा। तो माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से पूछना चाहूँगा कि हर घर जल योजना कब शुरू की गई थी, अब तक इसमें कितने प्रतिशत काम हो चुका है, इस योजना के अंतर्गत बिछाई जा रही पाइपलाइन का साइज भारत सरकार के CPHPO मैनुअल के अनुसार कितना है, और माननीय अध्यक्ष जी मैं आपके माध्यम से पूछना चाहूँगा कि इस योजना में प्रति व्यक्ति कितने पानी आयतन को आधार मानकर पाइपलाइन बिछाई जा रही है। श्रीमती आराधना मिश्रा मोना। जी, आपने मुझे इस महत्वपूर्ण विषय पर अनुपूरक पूछने का मौका दिया, बहुत बहुत आभार आपका। माननीय अध्यक्ष जी, ये प्रदेश की नहीं देश की एक बड़ी महत्वपूर्ण योजना है। सरकार ने, भारत सरकार ने इसको ड्रीम प्रोजेक्ट की तरह शुरू किया, कहा कि हम हर
फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए स्वराज एक्सप्रेस। नमस्कार।